हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाय एसेंसर में। और अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके डिफिनेशन से ही करते हैं इसका शुभारंभ। ठीक है, और बने रहिएगा साथ में। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर के भी एक बिल्कुल सीरीज मिलने जा रही है आपको। ठीक है, स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक देखेंगे, पूरा स्टडी करेंगे इस चैप्टर का हम लोग। ग्राफ जितने भी इसमें बनने वाले हैं, आपके सांद्रता, वेग, है ना, टाइम, है ना, आपका अभिकारक के लिए, उत्पाद के लिए, और आपकी जो अभिक्रियाओं के अन्य प्रकार हैं उनके बेस पे हम लोग तमाम प्रकार के ग्राफ से भी इसका स्टडी करेंगे। और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे दोस्तों, उन न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिए। आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों। तो डिफिनेशन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं रासायनिक बलगतिकी में। ठीक है, उसमें होने वाला, नाम से ही देख रहे हो दोस्तों, केमिकल काइनेटिक्स है इसका नाम, रासायनिक बलगतिकी है। ठीक है, तो रासायनिक क्रियाओं की जो गति है, ठीक है, जो उनकी दर है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और दोस्तों आप जानते हो हम लोग जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं किसी क्रिया के लिए, तो उस रासायनिक समीकरण से हमें पूरा कंप्लीट जानकारी हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया के बारे में नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो वो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, ठीक है, वो रासायनिक अभिक्रिया कैसी है, ठीक है, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना है। तो उसके लिए हम लोग को आना पड़ता है किस में? केमिकल काइनेटिक्स में आना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या है, जब हम लोग दो अभिकारक लेते हैं तो दोनों अभिकारक को मिलाने पे कोई आवश्यक नहीं है कि वो अभिक्रिया होगी ही होगी उनके बीच में। ठीक है, और दो अभिकारकों के बीच में, दो पदार्थों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, उसका भी डिसीजन हम लोग किस में लेंगे? ठीक है, रासायनिक बलगतिकी की सहायता से ही बता पाएंगे कि उसमें क्या उन दोनों अभिकारकों के बीच में रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अब दोनों अभिकारकों के बीच में रिएक्शन हो रहा है अगर, ठीक है, तो वह अभिक्रिया जो उनके बीच में हो रही है वह अभिक्रिया कैसी है, ठीक ना, उसका भी अगर हमें पता लगाना है, उसके बारे में जानना है, ठीक है, उसका डिटेल चाहिए हम लोग को, तो कहाँ जाना पड़ेगा? केमिकल काइनेटिक्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, उस अभिक्रिया का गति के आधार पे क्या उसके कुछ प्रकार हो सकते हैं, उसके लिए भी केमिकल काइनेटिक्स में आपको जाना है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के जो साम्य है वह कब आएगा, है ना, उसकी दिशा किधर होगी, ठीक है, उसके लिए भी कहाँ जाना पड़ेगा? केमिकल काइनेटिक्स में जाना पड़ेगा दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, जो गति है, जो उसकी दर है, उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? केमिकल काइनेटिक्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार है उनकी गति के आधार पे, उसके बेस पे देखना होगा तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? केमिकल काइनेटिक्स में। और इन सब बातों को देखने के बाद हम रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की भी बात कर सकते हैं इसमें। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को भी जानना है हम लोग को, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? केमिकल काइनेटिक्स। जानते हो दोस्तों, हम लोग की केमिस्ट्री का एक बहुत मेन पार्ट है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, चाहे वो आपका ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक हो, दोनों में ही आपको अगर रिएक्शन मैकेनिज्म आ रहा है तो ठीक है, समझिए कि आपको आधी केमिस्ट्री वैसे ही आ रही है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हमें क्या करना है, अगर किसी अभिक्रिया का मैकेनिज्म देखना है तो उस मैकेनिज्म को बताने के लिए भी क्या चाहिए? केमिकल काइनेटिक्स की हेल्प हमको लेनी पड़ेगी, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स ही बताएगा हम लोग को कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो किस प्रकार से आपके इंटरचेंज हो रहे हैं, और उनके इंटरचेंज होने में किन किन कारकों की, जैसे ताप, दाब, सांद्रता या फिर अन्य उत्प्रेरक वगैरह का किस प्रकार से रोल है, और किस प्रकार से आपके माध्य उत्पाद बन रहे हैं, उन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा शोषित हो रही है। ठीक है ना, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलती है? केमिकल काइनेटिक्स से मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो डिफिनेशन की बात अब करेंगे, इसकी परिभाषा की बात कर रहे हैं अगर, तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी? सिंपल आप बोल सकते हो, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ना, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? ठीक है, क्या यह स्टडी करते हैं दोस्तों? रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, है ना, रासायनिक अभिक्रियाओं की दर। सबसे पहली बात तो यही करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं की दर। ठीक है, और बाकी जितनी बातें हैं वो सभी बातें क्या हैं?
रिएक्शन मैकेनिज्म में आ जाएंगी, तो उसी में मैं ऐड कर दे रहा हूँ रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं अभिक्रिया की क्रियाविधि। अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं क्या कहलाती है दोस्तों? ठीक है, रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। ठीक है। The branch of chemistry in which we study about the rate of reaction and reaction mechanism is called chemical kinetics। सिंपल चीज़ की क्या हो जाएगी? डिफिनेशन हो जाएगी दोस्तों। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से बिंदुओं पे हम लोग अध्ययन करते हैं? ठीक है। इसमें जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में के अध्ययन में, रासायनिक अभिक्रिया के अध्ययन में प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं जिनका हम लोग क्या है अध्ययन करते हैं? ठीक है। तो सबसे पहला तो आप बिल्कुल बता सकते हो ये चीज़, सबसे पहले तो अभिक्रिया होनी चाहिए। ठीक है। तो अभिक्रिया होने की संभावना है ना, अभिक्रिया होने की संभावना का अध्ययन, अभिक्रिया होने की संभावना का अध्ययन, पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, है ना, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे कहना क्या हम लोग का है, सिंपल सा, अगर ए और बी दो रिएक्टेंट को मिला दिया गया तो इससे अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। ठीक है। अभिक्रिया होगी या नहीं, ठीक है, इसकी जानकारी हम लोग को कहाँ से मिलेगी? केमिकल काइनेटिक्स से। और उसके लिए पॉइंट्स क्या है दोस्तों? उसके लिए आपको सिंपल मालूम होना चाहिए, जो डेल्टा जी की जो वैल्यू है क्या होनी चाहिए? वो नेगेटिव होनी चाहिए। डेल्टा जी की वैल्यू कैसा होनी चाहिए? ऋणात्मक होनी चाहिए। डेल्टा जी क्या है? ठीक है, पीछे एक कंप्लीट वीडियो है डेल्टा जी के बारे में, आप देख सकते हो चैनल पे जा करके, एक्स्ट्रा क्लासेज बाई एसएन सर पे। ठीक है। डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, गिब्स फ्री। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब, ठीक है, आप जानते ही हो। ठीक है, जो किसी भी निकाय के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर जो ए और बी मिलकर के एक निकाय, एक सिस्टम बना रहे हैं, उस सिस्टम के अंदर जो कुछ आपका जो यूजफुल वर्क करने के लिए जो एनर्जी है, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या चीज़ हम लोग? गिब्स फ्री एनर्जी। अगर वो एनर्जी आपकी नेगेटिव वैल्यू दे रही है, ठीक है, तो समझिए कि आपका रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा दोस्तों। ठीक है। तो ये आपका एक पहचान हो गया। तो सबसे पहले हम लोग अभिक्रिया होने की संभावना का क्या करेंगे? उसमें अध्ययन करेंगे। अब अगर अभिक्रिया हो गई, ठीक है, तो अभिक्रिया होने का जो है प्रकार देख सकते हैं हम लोग। ठीक है। अभिक्रिया कैसे हो रही है उसको देख सकते हैं। अभिक्रिया क्या हो रही है, अभिक्रिया की दिशा देख सकते हैं। ठीक है। अभिक्रिया आपको कितनी मात्रा में आगे बढ़ेगी या पूर्ण हो जाएगी, ठीक ना। अभिक्रिया की पूर्णता क्या देख सकते हैं हम लोग? अभिक्रिया की पूर्णता के बारे में, है ना, पूर्णता के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है। या कितनी मात्रा में आगे बढ़ेगी, कितनी मात्रा में क्या होगी? आगे बढ़ेगी दोस्तों। कितनी मात्रा में आगे बढ़ेगी, कितनी मात्रा में आगे बढ़ेगी। ठीक है। अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी या फिर कहाँ तक हो जाएगी, ठीक है, उसके बारे में हम लोग क्या है स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या हो गया? अभिक्रिया की पूर्णता के बारे में अभी बताया हम लोगों ने कि ए और बी क्या है आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है। तो अभिक्रिया के पूर्णता का मतलब क्या हो गया कि ये अभिक्रिया हो सकता है कि ए और बी मिलकर के कोई प्रोडक्ट क्या है सी और डी बना रहे होंगे। ठीक है। हो सकता है कि ये आपका केवल सी और डी बन रहा हो, या फिर ये भी संभावना है कि ए और बी से क्या बन रहा हो? सी और डी बन रहा हो, आप पुनः सी और डी से क्या बन रहा हो? ए और बी बन रहा हो। तो इस स्थिति में देखेंगे तो अगर ये आपका केवल ए और बी से सी और डी बन रहा होगा, सी और डी से ए और बी नहीं बन रहा होगा, तो उस समय हम लोग का क्या है
कि अभिक्रिया क्या होगी, एक टाइम के बाद पूर्ण हो जाएगी, अभिक्रिया होने क्या होगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपका अभिक्रिया को क्या मिलेगी, पूर्णता प्राप्त होगी। ठीक है, इसमें क्या है, पूर्णता प्राप्त होगी। अभिक्रिया को क्या होगी, पूर्णता प्राप्त होगी, वो अभिक्रिया क्या होगी, पूर्ण हो जाएगी। लेकिन अगर वही अभिक्रिया ए से बी से ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा हो और सी प्लस डी से क्या है, ए प्लस बी बन रहा हो, तो आप स्वयं समझ सकते हो इस चीज़ को कि जितना कुछ ए से बी, जब ए से ए और बी से सी और डी बन रहा होगा तो स्टार्टिंग में तो बन रहा होगा, लेकिन जब सी प्लस डी कुछ मात्रा बन जाएगा तो उससे फिर क्या है, ए प्लस बी बनता जाएगा, ए प्लस बी से सी प्लस डी बनता जाएगा, और ये प्रोसेस क्या है, लगातार कंटिन्यूस होता रहेगा। तो क्या इसमें आपको पूर्णता प्राप्त होगी, इसमें पूर्णता प्राप्त नहीं होगी दोस्तों, यह अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होगी, पूर्णता प्राप्त नहीं होगी, पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, पूर्णता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका चीज़ है, समझिएगा इसको। अभी हम लोग बात करेंगे इस पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे, यहाँ केवल ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है। ठीक है, इसमें अभिक्रिया क्या है, पूर्णता को प्राप्त कर रही है। ठीक है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अब ध्यान रखिएगा हमेशा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या है, पूर्णता को प्राप्त करती हैं। ठीक है, और वह अभिक्रियाएं क्या है, कुछ समय बाद क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं, उनका जो रिएक्शन खत्म हो जाता है, अब जो आपका रिएक्टेंट है उनका सांद्रता क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम लोग, अनुत्क्रमणीय, केवल एक दिशा में होती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती हैं, केवल एक ही दिशा में होती हैं, केवल एक ही दिशा में होती हैं। ठीक है, एक ही दिशा में होती हैं, पूर्णता को प्राप्त करती हैं, अभिक्रिया क्या हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये जो अभिक्रिया दिख रहा है आप, अभिकारक से उत्पाद, अपना उत्पाद से अभिकारक, ठीक है, इसमें पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी। हाँ, इसमें एक चीज़ होगा कि क्या कितनी मात्रा में वो आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो कुछ मात्रा में क्या हो, आगे बढ़ेंगी, फिर क्या होगी, रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, तो पुनः आपका प्रोडक्ट से क्या है, रिएक्टेंट मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसमें रिएक्टेंट का टोटल जो एक्टिव मास है वो प्रोडक्ट में बदलने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका कुछ मात्रा में क्या होगी, पूर्ण होगी। ठीक है, यह क्या है, यह अभिक्रिया, इसको पहले बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम लोग उत्क्रमणीय, क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलेंगे दोस्तों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी ये। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या बोलेंगे इसको, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे इसको। ठीक है, इसमें क्या होगी, अभिक्रिया पूर्णता को प्राप्त नहीं करेगी। ठीक है, इसमें दो अभिक्रियाएं चलेंगी, एक को बोलेंगे हम लोग अग्र अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, अग्र अभिक्रिया। इसमें आपका अभिकारक से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, अभिकारक से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। ठीक है, एक क्या होगी आपकी पश्च अभिक्रिया होगी, पश्च अभिक्रिया में क्या होगा, उत्पाद से क्या बनेगा, अभिकारक बनेगा, उत्पाद से अभिकारक बनेगा। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस प्रकार देख रहे हैं आप, अभिक्रिया की पूर्णता होगी कि नहीं होगी, उसमें कितनी मात्रा में आगे बढ़ेगी, उसका भी हमें अगर देखना है। ठीक है, तो आपका रासायनिक बलगतिकी की हेल्प से ही देख सकते हैं। अभी इन सब चीज़ों का स्टडी हम लोग करेंगे आगे जा करके। ठीक है, सभी बातों की स्टडी की जाएगी, सबको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अभी केवल हम लोग पॉइंट्स देख रहे हैं कि किन किन पॉइंट्स पे हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें मिली यहाँ पे। ठीक है, इसी में आपका एक साम्यावस्था भी आएगा। ठीक है, साम्यावस्था कब आएगी, नहीं आएगी, साम्यावस्था को प्रभावित कारक कौन से होंगे। ठीक है, वो सभी चीज़ें कि हम लोग इसमें बिल्कुल वेल एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे उसको। ठीक है, अभी जस्ट ये आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ, उसका इंट्रोडक्शन एक समझिए। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन में आपको छोटी छोटी चीज़ें भी जानने को मिलेंगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मिलेंगी इसमें भी। ठीक है, तो आपके प्रमुख बिंदु में आपने दो बिंदुओं को देख लिया। ठीक है, तीसरी बिंदु की जो हम बात अभी कर ही रहे थे कि अभिक्रिया की गति की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, गति की बात करेंगे, साम्य की बात करेंगे। ठीक है, गति एवं साम्य, ठीक है, गति एवं साम्य का अध्ययन,
गति एवं साम्य का अध्ययन। गति और साम्य का अध्ययन का मतलब क्या हो गया कि अभिक्रिया की गति कैसी होगी, तो स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने बोल दिया कि अभिक्रिया की दर या गति के बारे में अध्ययन तो करेंगे, ठीक है। उसके साम्य की जो बात हो रही है, ठीक है, उसकी साम्य की बात का मतलब क्या हो गया कि साम्य का मतलब समझाया मैंने कि अगर ए से बी बन रहा है, फिर बी से ए बन रहा है, तो इन दोनों अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक जो होने वाली अभिक्रिया है, इनके बीच में क्या आएगा, एक साम्य आएगा, ठीक है। क्या आएगा, साम्य, इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। उस इक्विलिब्रियम को हम लोग किस प्रकार से देखेंगे और उन पर कौन कौन से कारक प्रभावी होंगे, उसके बारे में भी क्या हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब ये साम्य कितने समय में आएगा, इसकी बात भी देखना पड़ेगा हम लोग को, देखेंगे कितने समय में आएगा, कितना टाइम लेगा वो, ठीक है। जो गति है वो तो टाइम पे डिपेंड कर ही रही है, समय पे क्या कर रही है, वो निर्भर ही कर रही है, गति समय पे निर्भर कर रही है, कितने समय में क्या सांद्रता चेंज होगी, ठीक है। अभी इन सभी चीज़ों का हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे, ठीक है। अभी आपका जो गति को प्रभावित करने वाले कारक है, साम्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया, गति एवं साम्य को, गति एवं साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक के बारे में भी देखेंगे लोग, ठीक है। कौन कौन से कारक गति को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, साम्यावस्था पे किस प्रकार से अन्य कारकों जैसे आपका जो ताप दाब है ना, ताप है, दाब है ना, आपका आयतन है, ठीक है, आयतन इसी को आप बोलते हो सांद्रता, ठीक है। इनको परिवर्तन करने से किस प्रकार से आपका गति में चाहे साम्य में किस प्रकार से वो प्रभावित हो रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। अभी उसके बाद आप देखोगे एक और इसमें पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, लास्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब अभिक्रिया की क्रियाविधि में आप देखोगे कि आपके जो कोई अभिकारक आपस में मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं, तो इनके बीच में अब जब अभिक्रिया शुरू हो रही है तो किस प्रकार से इंटरमीडिएट स्टेज आ रही है, इंटरमीडिएट स्टेज में कौन कौन से अस्थाई या अस्थाई जो आपके कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में आपका बॉन्ड फिजन कैसे हो रहा है, ठीक है, और उसमें ऊष्मा और उनकी गति किस प्रकार से वो रोल प्ले कर रहे हैं उसमें, ठीक है, किस प्रकार से वो अपना गति को चेंज कर रहे हैं, उनकी गति किस प्रकार से प्रभावित हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और जो इसका अगला पॉइंट है, अभी आपने देखा कि जो रासायनिक प्रक्रिया है हम लोगों ने, ठीक है, रासायनिक प्रक्रिया को उसकी दिशा के आधार पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक आपका रिवर्सिबल और एक आपका इरिवर्सिबल, ठीक है। जो रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, रासायनिक बल गति के आधार पे देखा जाएगा तो आपका जो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग दो तरीके से डिवाइड किया। एक तो हम लोग डिवाइड किया उसको किसके आधार पे, दिशा के आधार पे, डायरेक्शन के बेस पे, दिशा के आधार पर। और दूसरा कैसे हम लोग इसको देख, अब दूसरा तरीका क्या इसका देखने का हम लोग का है, ठीक है, गति के आधार पे, गति के आधार पे। दिशा के आधार पे आपने दो कैटेगरी बनाया था, इसका क्या बनाया, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, और दूसरा क्या था, अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ठीक है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, ठीक है। तो उत्क्रमणीय में आपका जो अभिक्रिया दोनों दिशा में अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक बन रहे हैं, वो क्या हो गया, उत्क्रमणीय हो गया। और जिसमें अभिकारक से केवल उत्पाद बन रहे हैं, ठीक है, उत्पाद से अभिकारक नहीं बन रहे हैं, वो क्या हो गया, अनुत्क्रमणीय हो गया, ठीक है। इन सबका देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है। यहाँ पे क्या गति के आधार पे देखेंगे, तो गति के आधार पे भी हम लोग की जो अभिक्रियाएँ हैं, ठीक है, उनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वो तीन प्रकार का डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एक सबसे पहले ले लेते हैं क्या, तीव्र अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन, इंस्टेंट रिएक्शन, ठीक है। ये इंस्टेंट बिल्कुल होंगी, फास्ट होंगी, तीव्र होंगी, गति क्या होगी, बहुत तेज होगी इनकी, ठीक है। जैसे ही हम लोग रिएक्टेंट को आपस में लाएंगे, वो जिससे कांटेक्ट में आएंगे, तुरंत क्या है, आपका अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इनको पूरा होने में समय बहुत कम लगता है। अभी इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। दूसरा क्या हो जाएगा, मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, और तीसरा हो जाएगा हम लोग का अति मंद, कह सकते हैं इसको, अति मंद
अपक्रिया, वेरी स्लो, स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका फास्ट रिएक्शन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका स्लो हो गया, ये क्या हो गया आपका वेरी स्लो रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये आपके 3 कैटेगरी बन गई आपकी। ठीक है, अब इसमें देखिए एक एक का हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तीव्र रिएक्शन के बारे में पहले देख लेते हैं। जो तीव्र रिएक्शन है वो क्या है, तीव्र अपक्रिया, फास्ट रिएक्शन। तीव्र अपक्रिया के कुछ पॉइंट्स देखिए। ठीक है, इसको पूरा होने में बहुत कम समय लगता है, इसको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। ठीक है, इसका कारण क्या है दोस्तों, इसका कारण हम लोग कह सकते हैं कि यह अपक्रिया क्या होती है, आयनिक होती है। ठीक है, यह अपक्रिया क्या होती है, यह अपक्रिया जो होती है आयनिक होती है। आयनिक मतलब समझ रहे हैं ना, आयनिक होती है। आयनिक मतलब क्या होता है, आयनों के बीच होती है। यह अपक्रिया क्या होती है, आयनिक होती है, आयनों के बीच होती है। ठीक है, आपका जैसे आपका Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव ऑलरेडी फॉर्म्ड है ये। ठीक है, इनका फॉर्मेशन नहीं हुआ है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे पहले Na था तो Na से Na पॉजिटिव बना, फिर आपका Cl था, Cl से Cl नेगेटिव बना, तब जा करके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव नहीं, बिल्कुल ये फॉर्मेशन के बाद की क्रिया है। ठीक है, आइसोलेटेड एटम नहीं है, ये क्या है आयनिक फॉर्म में थे और दोनों आपस में क्या हुआ रिएक्ट किए तो क्या बन गया NaCl का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप फॉर्मेशन अब यहाँ से जो देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक जो क्रिया है वो क्या है आयनिक क्रिया है, और इसको क्या होगी ये बहुत ही तीव्र क्रिया होगी। और अब क्रिया तीव्र होने के कारण इसमें समय क्या होता है बहुत कम लगता है। ठीक है, समय बहुत कम लगता है, इसलिए जो है दोस्तों इनके वेग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। इनके वेग का निर्धारण जो है हम लोग नहीं कर सकते हैं। वेग का, इनका वेग डिसाइडिंग टर्म को, ये वेग डिसाइडिंग टर्म का पता ही लगता है, इतनी फास्ट होती है कि वेग इनका इतना तेज होता है कि हमको इनके जो रेट डिसाइडिंग टर्म्स हैं उनको स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिलता है, इसलिए इनका वेग निर्धारण हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनका वेग निर्धारण नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपका ये 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें आप एक जोड़ सकते हो कि ये अपक्रियाएँ क्या हैं, बिल्कुल उदासीनीकरण और अवक्षेपण अपक्रिया जो होती है उसके एग्जाम्पल हो गए। तो उदाहरण के रूप में ठीक है बोल सकते हो उदासीनीकरण, उदासीनीकरण और जो अवक्षेपण है। ठीक है, अवक्षेपण, अवक्षेपण अपक्रियाएँ जो हैं वो किस प्रकार की अपक्रियाएँ हैं, ये आपकी तीव्र अपक्रियाओं के एग्जाम्पल हो गए, तीव्र अपक्रियाओं के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो ये आपकी तीव्र अपक्रिया की बात कर लिया आपने। ठीक है, अभी उसमें क्या है मंद अपक्रिया की बात करेंगे। तो सिंपल सा अब उसके नाम के बेस पे ही इसको बगल में लिखते हैं ताकि दोनों का कंपेरिजन भी आप कर लो। ठीक है, यहाँ पे साइड भी लिखते हैं उसको। ठीक है, मंद अपक्रिया को आप यहाँ पे देख लो क्या कहोगे, मंद अपक्रिया, मंद अपक्रिया के लिए क्या पॉइंट्स बनेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट्स तो क्या है, इसको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, लेकिन इनको पूर्ण होने में, इनको पूर्ण होने में ठीक है गणनीय समय, गणनीय समय लगता है। ठीक है, यानी कि आप गणना योग्य समय लगता है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इनको पूर्ण होने में क्या है आपको जो समय लगेगा आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसमें देखिए इम्पोर्टेंट दूसरा पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें आपके सहसंयोजक जो बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, टूटते हैं एवं नए बंध क्या है, नए बंध बनते हैं, नए बंध क्या होते हैं बनते हैं। इसमें आप देखोगे तीव्र अपक्रिया में दोस्तों, तो इसमें बंध का विखंडन, बंध का विखंडन एवं बनना ठीक है दोनों नहीं होता है। ठीक ना, नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है आयनों के बीच होती है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी बॉन्ड तोड़ के आए होते हैं।
ठीक है। ये अपने बॉन्ड को तोड़ करके ही आए होते हैं, इसलिए बॉन्ड ऑलरेडी टूट चुका होता है, इसलिए हम लोग इसमें क्या है बोलते हैं कि इसमें बॉन्ड का विखंडन नहीं होता है दोस्तों, बॉन्ड फ्यूजन नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो आपकी मंद अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया में क्या है सहसंयोजक बंध टूटते हैं और नए बंध क्या होते हैं बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका सिंपल सी बात है, अगर इनको होने में कुछ समय लग रहा है तो इनके वेग का निर्धारण कर सकते हैं, इनके वेग का प्रायोगिक निर्धारण कर सकते हैं, इनके वेग का प्रायोगिक निर्धारण किया जा सकता है, इनके वेग का प्रायोगिक निर्धारण किया जा सकता है, इनके वेग को निर्धारित किया सकता है कि इनका वेग कैसा है ना, उनके वेग की गणना हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इनके वेग पे आपके जो विभिन्न कारक हैं, ठीक ना, जैसे आपका इनका वेग जो है सांद्रता का क्या प्रभाव है, ताप का क्या प्रभाव है, दाब का क्या प्रभाव है, उनका अध्ययन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इनके वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जा सकता है, जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, सांद्रता हो गई, है ना, इनका आपका अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम लोग अध्ययन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इनकी जैसे आपका ये जो आप जो तीव्र अभिक्रिया वाले हैं, इनका जो क्रियाविधि का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इनके क्रियाविधि का सटीक अध्ययन नहीं सकता है, सटीक अध्ययन नहीं कर सकते, ठीक है। अब इनके जो है आपकी क्रियाविधि का अध्ययन भी कर सकते हैं, क्रियाविधि का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या है स्लो रिएक्शन है, इसलिए इनके क्रियाविधि का अध्ययन हम लोग क्या है कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो मंद अभिक्रियाएं, ठीक है, इन मंद अभिक्रियाओं को ही, ठीक ना, हम लोग क्या बोलते हैं आणविक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, इनको बोलते हैं क्या चीज़ आणविक अभिक्रिया, अणु के बीच में होती है इसलिए बोलते हैं आणविक अभिक्रिया। जो मंद अभिक्रियाएं होती हैं क्या बोलते हैं उनको आणविक अभिक्रिया बोलते हैं, अणु के बीच में होती है, ठीक है, इसलिए उनको बोलते हैं मंद अभिक्रिया बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये मंद अभिक्रियाएं जो होती हैं क्या होती हैं स्लो होती हैं, धीमी होती है, बात तो समझ में आपको आ गई, ठीक है। अब हम लोग जो रासायनिक बलगतिकी पढ़ने जा रहे हैं, रासायनिक बलगतिकी में मुख्य रूप से क्या है मंद अभिक्रियाओं का ही अध्ययन करने जा रहे हैं, मंद अभिक्रियाओं का ही क्या है अध्ययन करने जा रहे हैं। और जो तीसरा था हम लोग का अति मंद अभिक्रिया दोस्तों, तो अति मंद अभिक्रियाओं में क्या है, अति मंद अभिक्रियाओं को पूरा होने में, ठीक है, महीनों सालों लग जाते हैं, बहुत लंबा समय लगता है उसमें, इसलिए उनको बोलते हैं अति मंद अभिक्रियाएं, ठीक है। जैसे आपका बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो आपका हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से जल के बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबे टाइम तक में पूर्ण होती है, तो क्या हो गई एक प्रकार की मंद अभिक्रिया हो गई, ठीक है दोस्तों। तो अभी ये तो हो गया हम लोग का क्या स्टडी करना है केमिकल काइनेटिक्स में, क्या क्या मेन पॉइंट्स उसके हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा हम लोग और एक स्टेप आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। बिल्कुल चैप्टर ये आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अभी ये तो इंट्रोड्यूस कर रहे थे आपको, चैप्टर का इंट्रोडक्शन एक तरह से है ये, ठीक है। अभी बिल्कुल जो पॉइंट्स अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगला अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर क्या होती है, ठीक है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ठीक है। तो अभिक्रिया की दर से ही, अभिक्रिया के वेग से ही इस चैप्टर की, ठीक है, बिल्कुल आपका जो है स्टार्टिंग होगी हम लोग की, चैप्टर प्रारंभ हो जाएगा हम लोग का। अब वहाँ पे देखिए दोस्तों अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिक्रिया का वेग ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा, ठीक है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो इसकी परिभाषा तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जैसे वेग की डिफिनेशन होता है ना कि एकांक समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या ट्रेवल कर रहे थे, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे थे, विस्थापन ट्रेवल कर रहे थे, तो क्या बोल रहे थे वेग बोल रहे थे कि कितने समय में कितना विस्थापन हुआ तो क्या हो गया वेग हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका जैसे वहाँ पे विस्थापन को ट्रेवल किया, विस्थापन चेंज हुआ, ठीक है, ए से बी आपने क्या किया विस्थापन देखा आपने, ठीक है, समय के अकॉर्डिंग, समय के सापेक्ष, तो उसको क्या नाम दिया आपने वेग फिजिक्स में, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या है ए से बी
केमिस्ट्री में जो आपका है रसायन विज्ञान में, ठीक है ना, रसायन में क्या देख रहे हैं, ए से बी क्या देख रहे हैं, जैसे वहाँ विस्थापन था वैसे यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सांद्रता देख रहे हैं कि ए से बी जब बन रहा है तो ए की सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ए की सांद्रता कम हो रही है, बी की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। अभिकारक की सांद्रता कम हो रही है, उत्पाद सांद्रता बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी क्या है, समय के सापेक्ष देखेंगे, समय के सापेक्ष जो देखा गया, जो सांद्रता में परिवर्तन देखा गया, जब यहाँ विस्थापन में परिवर्तन देखा गया तो वेग मिला हम लोग को, विस्थापन में परिवर्तन। यहाँ क्या देखेंगे, सांद्रता में परिवर्तन देखेंगे, सांद्रता में परिवर्तन देखेंगे तो क्या मिलेगा, अभिक्रिया का वेग मिलेगा। क्या मिलेगा, अभिक्रिया का वेग या दर, अभिक्रिया का वेग या दर मिलेगा हम लोग को, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को मिलने जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसमें क्या हो जा रहा है, चेंज ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। किसी अभिक्रिया में जो है अभिक्रिया के वेग को डिफाइन करना है तो सिंपल परिभाषा बनेगी, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद, अभिक्रिया दोनों तरीके से हो सकती है, बताया मैंने अभी, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय, ठीक है। तो एकांक समय में अभिकारक के सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे ही कहते हैं अभिक्रिया का वेग, ठीक है। तो सिंपल सी परिभाषा है, परिभाषा में कुछ भी दम नहीं है, ठीक है। अभिक्रिया का वेग या फिर दर जो है उसकी परिभाषा तो बहुत ही ईजी है। एकांक समय में, कितना में दोस्तों, एकांक समय में अभिकारक के सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। तो सिंपल बोलिए परिभाषा इसकी, एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग या दर कहलाता है, ठीक है। एकांक समय में अभिकारक, ठीक है, या उत्पाद भी लगा सकते हैं इसमें, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहलाता है दोस्तों, ठीक है। ये सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आपका ए से बी हो रहा है कोई रिएक्शन तो यह क्या हो गया, अभिकारक हो गया, ये क्या हो गया, उत्पाद हो गया। मान लीजिए कि पहले इसका क्या है, 10 मोल थे, यहाँ पे सपोज दैट क्या है, 10 मोल थे, ठीक है, स्टार्टिंग में जब उत्पाद कुछ नहीं बना था। लेकिन कुछ समय बाद, है ना, टी समय बाद देखा आपने तो इसके क्या है, केवल 5 मोल ही बचे थे। कितने मोल बचे थे, 5 मोल ही बचे थे। तो 5 मोल बी के बन चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसके सांद्रता में क्या हो गया, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी परिवर्तन को अगर हम देखेंगे किसके अकॉर्डिंग, समय के हिसाब से देखेंगे तो क्या बन जाएगा हम लोग का, वो अभिक्रिया का वेग बन जाएगा, अभिक्रिया का वेग बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग को अगर हम लोग देखें, ग्राफ द्वारा देखें इसको, एक ग्राफ बनाते हैं इसका हम लोग, ठीक है। अभिक्रिया का वेग के लिए ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, उससे ग्राफ से और बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो, जैसे जैसे समय बीतेगा आपका अभिकारक की सांद्रता क्या होगी, कम होगी, और उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। कुछ समय और बढ़ा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा, इसका 6 मोल हो जाएगा। कुछ समय बाद देखोगे तो इसका 3 मोल होगा, इसका 7 मोल होगा। कुछ बाद क्या होगा, कुछ देर बाद इसके 2 मोल हो जाएंगे, इसके 8 हो जाएंगे, फिर 1 होगा, फिर क्या होगा, 9 हो जाएगा। ये पूरा खत्म हो गया। अब पूरा ये क्या है, 10 मोल हम लोग का क्या है, उत्पाद हम लोग को प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्या है, अभिकारक की सांद्रता घटती जाएगी, उत्पाद की सांद्रता क्या है, बढ़ती जाएगी, ठीक है। वेग की बात करोगे तो जैसे जैसे सांद्रता घटती जाएगी वेग भी क्या होगा, घटता जाएगा। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ग्राफ देखिएगा। सबसे पहले सांद्रता में बनाते हैं हम लोग यहाँ पे ग्राफ, ठीक है। तो इस पे हम लोग देख रहे हैं अभिकारक को 8 दिखा दें तो अभिकारक की सांद्रता हो गई, ठीक है। ये क्या हो गया, समय हो गया, इस पे समय देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो समय के साथ क्या हो रहा है, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता क्या है, घटती जा रही है। तो ये अभिकारक की सांद्रता पहले अधिक थी, अब क्या है, समय बीतता गया, अभिकारक सांद्रता क्या है, कम होती चली गई, ठीक है। तो ये ग्राफ किसके बीच में, अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच में हो गया। एक ग्राफ और देखो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, एक ग्राफ और देखिए। यहाँ पे क्या है आपका, इस पे समय ही लिया हुआ है मैंने, लेकिन यहाँ पे सांद्रता किसकी है, उत्पाद की, प्रोडक्ट की, पी की सांद्रता को इस पे हम लोग दिखा रहे हैं। तो पहले क्या है, पी की सांद्रता 0 रही होगी,
पी की सांद्रता क्या रही होगी, 0 रही होगी। आप इस समय के साथ देखो यहाँ पे पी की सांद्रता क्या थी, 0, उत्पाद सांद्रता क्या है यहाँ पे 0 है। अब फिर क्या है सांद्रता उसकी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो यहाँ पे 0 पे था वो, ठीक है। ऐसे क्या है ग्राफ उसका ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे क्या है उसकी सांद्रता बढ़ रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, उत्पाद की सांद्रता उस समय के बीच में क्या हो गया, ग्राफ हो गया, समय के बीच में क्या हुआ, ग्राफ हुआ, ठीक है। एक हम लोग और बना सकते हैं ग्राफ इसके लिए, ठीक है। अब क्रिया का वेग देखो यहाँ पे, जैसे जैसे इसके मोलों की संख्या कम होती जाएगी, अब क्रिया का वेग भी क्या होगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अब क्रिया का वेग क्या है, अधिक रहा होगा, ठीक है। ये अब क्रिया का वेग है, अब क्रिया का वेग ये क्या है, समय, समय बढ़ेगी तो वेग क्या होगा, कम होगा। तो वेग और समय में संबंध ये है, ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, वेग और समय में संबंध दिखा रहा है कि अब क्रिया का वेग क्या है, समय के साथ साथ क्या है, घटता जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं, अभिकारक की सांद्रता और अभिक्रिया का वेग, दोनों ही क्या है, समय के साथ क्या है, घट रहे हैं, लेकिन उत्पाद का जो सांद्रता है वो समय के साथ क्या है, बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो अभिक्रिया का वेग था, ठीक है, उसकी परिभाषा थी और उस पर 3 ग्राफ देखा हम लोगों ने, ठीक है। अभी अभिक्रिया का जो दर है या वेग है उसको हम लोग देखेंगे, वो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है। आपके एक तो औसत वेग की बात करते हैं हम लोग, एक आपका ताक्षणिक इंस्टेंटेनियस जो आपका वेलोसिटी है, ठीक है, या फिर रेट है उसको देखते हैं, फिर आपका इनिशियल रेट जो है किसी रिएक्शन का उसको। तो 3 अभी और देखेंगे, आप तीनों को फिर से ग्राफ से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप बने रहिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।